आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT भर्ती के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लेकर के हम एक सीरीज चला रहे हैं और आज उसका सेकंड एपिसोड है। और इस सेकंड एपिसोड में हमारे साथ एक फीमेल फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। फिजिकल एजुकेशन में इनका सिलेक्शन हुआ है और इनसे हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस जो रहे हैं वो कैसे रहे हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मैं अपने YouTube चैनल पर। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, थैंक यू सर। कैसे हैं? और सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि शायद हमारे से अनुभवी बहुत है, बट आपने हमें ये सम्मान दिया या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी। जी मैम, मैं आपको कंग्रेचुलेसन भी बोलूंगा मैम। आप फाइनली सेलेक्ट हुए हैं फिजिकल एजुकेशन में पीजीटी की पोस्ट पर हरियाणा के अंदर। और मैम आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो दर्शक जानना चाहेंगे मैम आपके बारे में, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे जानना चाहूंगा मैम मैं। हाँ जी सर मेरा नाम कविता है और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। और मुझे 13 साल हो गए हैं जॉब में, तो मैं जॉब कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मेरी जॉब चली गई थी सर लास्ट 10 ईयर के बाद। जी। तो दोबारा से मैंने एग्जाम दिया और मैं दोबारा से जॉब पे लगी। फिर मैंने टीजीटी का भी एग्जाम दिया और अब पीजीटी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसके साथ स्पोर्ट्स की हूँ सर, तो स्पोर्ट्स में भी मेरा अचीवमेंट अच्छा रहा है एशियाड प्लेयर के साथ, और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर। मैम आपने बताया आपकी जॉब चली गई है, पहले कौन सी पोस्ट पे थे मैम? जानना चाहेंगे हम कि आप कौन सी पोस्ट पे सिलेक्ट थे पहले। हाँ सर, मैं जैसे हरियाणा में सुना ही होगा शायद, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी ही लिस्ट 10 साल के बाद एज ए पीटीआई काम कर रहे थे। तो जैसे डीपी पे भी प्रमोशन हो गई थी, तो उसके बाद कुछ रीजन रहे होंगे तो हमारी लिस्ट कैंसिल हो गई थी सर। फिर उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट ने एग्जाम लिया, तो उसके बाद मैंने दोबारा इसे एग्जाम दिया और उसमें मेरी 19 रैंक थी। तो उसके दौरान सर सब चल रहा था, अपना धरने भी चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। तो दिन में जैसे धरने देना और शाम को रात को आके 3-3 बजे तक पढ़ना, तो वो क्रिटिकल टाइम था। बट दोबारा से जॉब में सर मौका मिला आने का। तो मैम आप हरियाणा के अंदर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर पीटीआई थे स्कूल में मैम? जो ये पीटीआई, हाँ जी सर, ऑलरेडी जो पीटीआई को हटा दिया गया था मैम किसी कारण से, उनमें आपका सिलेक्शन हुआ था पहले? हाँ जी सर, हमारी लिस्ट जैसे 2010 में लगी थी, उसके बाद 10 साल के बाद जॉब चली गई थी और फिर अगेन अभी एग्जाम हुआ था, तो उसमें दोबारा से एग्जाम लेके अब मैं एज ए पीटीआई ही काम कर रही हूँ सर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब। अभी भी मैडम आप गवर्नमेंट के अंदर पीटीआई हैं, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर। मैम ये तो बहुत ज्यादा संघर्ष वाली बात हो गई। एक 10 साल किसी जॉब को कर लेने के बाद, उसके बाद जब व्यक्ति जॉब से हट जाता है और उसके सामने तो सारा अंधेरा अंधेरा हो जाता है मैम, कि आगे क्या करें समझ नहीं आता। तो ये तो बहुत ज्यादा संघर्ष हो गया मैम। तो पहले तो मैं आपको यही जानना चाहूंगा मैम, उन दिनों में जब आपको ये लगा कि मेरी अब जॉब चली गई है, तो क्या वो परिस्थितियां थी मैम? थोड़ा सा उनके बारे में। और आपका जैसे आप फीमेल हैं, तो शादी के बाद पढ़ना, पूरे परिवार को एडजस्ट करना, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो उनके साथ आपने कैसे एडजस्ट किया मैम? थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा मैम। हाँ जी सर, पता है टाइम तो शायद जॉब जाना 10 साल के बाद, इससे खराब बात तो शायद ही कोई होती होगी। बट मैं ये कहना चाहूंगी, परिस्थिति चाहे लाइफ में कैसी भी हो, मुझे नहीं लगता किसी की लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आई होंगी। पर हम ये अगर कह के अपने आप को रोक दें पढ़ने से या आगे बढ़ने से कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी, तो मैं नहीं मानती। क्योंकि अगर हम ठान लेते हैं ना हमने करना है, तो वो चीज हमें मिलती है सर। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, शायद मेरी लाइफ में भी बहुत क्रिटिकल था। 3 साल मैं पैरालाइज भी रही हूँ, उसके बाद खड़े होके मेहनत करके ठीक होके जैसे तैसे मैंने फिर पढ़ाई की है आगे सर। और फिर शादी के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी मेरा रूटीन होता था सर। मैं 9 बजे सो के 12 बजे उठ के 3 बजे तक पढ़ती थी। तो घर के काम शायद शादी के बाद हर लेडीज का होता है और वो जिम्मेवारी पूरी भी करनी चाहिए। फिर उसके बाद सर 30 साल के बाद ठीक होके मैं जॉब में, उसके बाद ठीक हुई हूँ, जॉब में आई हूँ। फिर 10 साल के बाद हमारी जॉब गई है सर, धरनों पे भी बैठे हैं, रात को आके पढ़े भी हैं। और
नेशनल में जैसे मेरा सिलेक्शन में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो जैसे मेरे को पैरालाइज हुआ, तो उस टाइम मेरा एशियाड 2006 में मुझे जाना था, जी जी तो मैं वहां नहीं जा पाई। और एशिया इसके साथ मेरा रेलवेज में भी सिलेक्शन था, तो जी वो जॉब भी मेरी रह गई उसकी वजह से। जी तो अगर मैं वहां ये टूट के बैठ जाती, मेरे साथ क्या हो गया, तो शायद मुझे ये जॉब भी ना मिलती। फिर 2010 के बाद मेरी 10 साल के बाद जॉब गई, तो वहां अगर मैं हिम्मत तोड़ लेती, तो शायद मैं आज जी दोबारा से डिपार्टमेंट में ना होती। जी फिर भी मुझे ये लगता है कि अभी नहीं रुकना। हाँ तो जी फिर मैंने कोशिश की कि मैं फिर आगे बढ़ूं, करूं कुछ। और मुझे लगता है सर, अगर एक एक चीज है ना, अगर हमने टारगेट बना ली है कि हमने ये करना है, तो शायद ही कैसी भी परिस्थिति हो, जी तो हम अचीव करते हैं सर। हाँ जी। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, मजबूरियाँ या परिस्थितियाँ आपको कुछ हासिल करने से रोक नहीं सकती। समस्याओं से भागना नहीं होता, समस्याओं से लड़ना होता है। और मैं सभी दर्शकों को फिर से बताना चाहूँगा, मैम पहले पीटीआई की पोस्ट पे थी, उसके बाद इनकी जॉब चली गई थी। कोर्ट केस का कोई इश्यू था, गवर्नमेंट ऑलरेडी 10 साल की सर्विस इन्होंने कर चुके थे, उसके बाद इनकी जॉब चली गई। और उसके बाद की परिस्थितियाँ, जैसे अब हम सोचते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही, तो हमें कितना माइंडली स्ट्रेस होता है। और जिसकी ऑलरेडी लगी लगाई चली जाती है जॉब, तो उसके सामने कैसी परिस्थितियां रही होंगी। लेकिन फिर से मैडम ने ठाना कि नहीं, मुझे फिर से ये चीज हासिल करनी है जहां से मेरी ये जॉब छूटी है। तो फिर से मैम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अभी पीटीआई है, पीटीआई की पोस्ट पे है। एग्जाम हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद मैडम फिर से सिलेक्ट हुई थी। और अब फिर से मैडम ने हार नहीं मानी थी, आगे बढ़ने की ठान रखी थी। तो अब फिर पीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन के लिए जो ये भर्ती हुई है, उसकी सिलेक्शन लिस्ट आई है, तो उसमें फिर से मैडम का नाम है। और मैम रेलवे डिपार्टमेंट में भी मैम का नाम आया था, और एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मैम रही हैं। और पैरालाइड इनको हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने परिस्थितियों से कैसे लड़ा है, तो ये हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हमें सबको ही ये चीजें देखनी चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैम आपका बहुत संघर्ष रहा है, मैं आपको सल्यूट करता हूं पर्सनली भी। तो मैम थैंक यू सर। इंटरव्यू की बात करें मैम, क्योंकि बच्चे जो कैंडिडेट हैं वो जानना चाहते हैं कि एचपीएससी किस तरीके का इंटरव्यू करवाती है, तो उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन करें मैम अपने अनुभव के साथ। जो आपने इंटरव्यू अभी दिया है उसके बारे में थोड़ा बताएं मैम। सर, अनुभव मेरा एचपीएससी का, एक तो मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा है। अगर हम और इंटरव्यू जैसे मैंने पहले भी दिए हैं, तो उनसे सबसे बेस्ट मुझे एचपीएससी का लगा है। एक्चुअल में ये है कि जैसा उन्होंने इंटरव्यू लिया है, उस बेस पे नंबर लगाए हैं। सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये है सर। दूसरा, ये सभी को पता है सर, लॉटरी सिस्टम है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कमेटी चूज करते हैं सर। वो सब हमारे अकॉर्डिंग वहां पे चल रहा है। फिर जैसे हम अंदर जाते हैं सर, वहां अनुभव में एक तो सर ड्रेसिंग सेंस कैसी हो जी, ये चीज है सर। और ऊपर से जैसे हमने एंट्री कैसे ली, और मैं ये कहूंगी सर, एक जो कॉन्फिडेंस है वो फेस पे होना चाहिए सर। जी, और मतलब एक स्माइल हो चेहरे पे, हाँ जी, सारी चीजें वो नोटिस करते हैं। जैसे मैंने नोटिस किया सर, वहां पे जो पैनल था, मेरे पैनल में 5 थे जी, एक्सपर्ट। जी, जी, तो शायद ममता यादव मैडम भी थे। फिर उसके बाद मुझे लगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बट लगा कि वो साइकोलॉजिस्ट थे, जी, क्योंकि उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। बाकी क्वेश्चन पूछे वो अदर एक्सपर्ट ने पूछे हैं सर। जी, तो उन्होंने मेरे से 20 से 25 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ है। जी, तो 25 से अराउंड, मेरे से 25 के अराउंड उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो कमेटी थी सर हमारी, तो जब वहां से बाहर निकल रहे थे कैंडिडेट, तो एक लंबा सांस के साथ बाहर निकल रहे थे जी, कि मतलब है कुछ स्टैंडर्ड इंटरव्यू का। हाँ जी, तो क्वेश्चन अच्छे पूछ रहे थे सर। और मैं ये कहूंगी कि जो रिटन टेस्ट तो उन्होंने ले लिया सर। अब जो प्रैक्टिकल जो अप्रोच है हमारी, वो स्ट्रांग हो। जी, और एक सर, जितना हम तैयारी करके जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, वो चीज है जी, सर। सामने जो पैनल बैठा है, एक जैसे बिल्कुल अदर जो एक्सपर्ट है वो तो पूछ रहे हैं, लेकिन सामने जैसे जो बैठे हैं, तो वो एक तो काम बैठे हैं, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड बैठे हैं। मतलब उन्हीं की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है सर। ओके मैम, तो वहां जैसे काम बैठे हैं बिल्कुल, एक तो हम क्वेश्चनिंग हो रही है हमसे, तो हाँ ना कुछ फेस पे रिएक्शन, तो वहां एक यूं कंफ्यूजन होती है सर, पता नहीं मैं ठीक बता रही हूँ या गलत जी, बता रही हूँ। जी, तो वो बड़े काम सिचुएशन में वहां पर बैठे हैं। जी,
तो जब क्वेश्चनिंग हो रही है सर, तो डीप लेवल के और अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जीके के भी पूछे हैं सर मेरे से, 4-5 जीके के क्वेश्चन भी पूछे। जी। तो उन्होंने जैसे स्पेशलाइजेशन गेम मुझसे, हाँ जी। तो मैंने उनको बताया कि जैसे मेरा हैंडबॉल है स्पेशलाइजेशन गेम, जी। तो उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन में आइडेंटिटी तो सर शो नहीं करनी, हाँ जी। बट उसके बाद हमारी क्या अचीवमेंट है और हमने क्या स्टडी की है, वो सारा हमने बताने के बाद उन्होंने क्या किया सर, जैसे स्पेशलाइजेशन गेम पूछा, तो जैसे मैंने हैंडबॉल बताया तो उन्होंने मना कर दिया जी। कि हैंडबॉल के बारे में तो हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि आप इस लेवल पे खेले हुए हो। जी, जी। तो हम आपसे अदर कुछ पूछते हैं। जी। तो जैसे उन्होंने मेरे से मेरी अचीवमेंट पूछी कि भैया आपने बच्चे खिलाए हैं, तो मैंने बताया नेशनल हाँ जी। प्लेयर है मेरे हाँ स्कूल जी। में। हाँ जी। तो उन्होंने वही गेम उठा के वहीं से क्वेश्चन पुट किए सर। जी। जैसे बेसबॉल के बारे में पूछा और बॉक्सिंग के बारे में, तो वहीं से मतलब हम जो सर बता रहे हैं ना, वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं वो। जी। और स्पेशलाइजेशन जैसे हमारा सब्जेक्ट पूछ लिया, हाँ जी। तो जैसे मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताया, जी। तो उसी में से सर उन्होंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन जी, जी, जी। मतलब पुटअप हाँ कर जी। रहे थे। हाँ जी। और सर एक चीज और मैं अच्छी बताऊंगी, शायद उनको एक्सपीरियंस इतना है सर, जी। हाँ मतलब जी। कैंडिडेट हाँ को जी। देख के शायद उनको एक्सपीरियंस सर इतना है, मतलब वो एनालाइज कर जाते हैं कि इस कैंडिडेट को कितना पता है। जी। तो जैसे उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पुट किया, तो मुझे वो आता था, हाँ जी। तो मैं एक सेकंड चुप हो गई। तो उन्होंने मुझसे बोला कि, मैंने कहा सर मुझे ये आता है क्वेश्चन का आंसर। हाँ तो जी। बोले हाँ वो हमें पता लग रहा है आपको आता है, बट मेरे माइंड से स्किप हो गया है। जी। तो मुझे एक एक्सपर्ट जो सर बैठे थे, उन्होंने बोला हल्का सा हिंट दूं क्या आपको? हाँ जी। तो मैंने बोला सर, तो उन्होंने मुझे हल्का सा हिंट दिया, तो मैंने उसी टाइम बोल दिया। मैंने कहा फिर उसका आंसर दे दिया, तो वो जी। हंसने लगे। जी। बोले वो तो हमें पता लग गया आपको आ रहा है वो क्वेश्चन। जी। तो मीन्स उनका जो बिहेवियर था सर, वो भी बहुत रिलैक्स करने वाला था। मतलब हाँ, कोई नर्वसनेस मुझे नहीं फील हुई सर वहां पे। हाँ जी। और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे सर जिनका आंसर मैं नहीं दे पाई। जी। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे थे। तो बहुत अच्छा पैनल था सर वो। जी। बहुत अच्छे से क्वेश्चन वगैरह बहुत अच्छे से पूछे हैं उन्होंने। जी, पैनल बहुत अच्छा है मैम। जितने भी मेंबर हैं हाँ एचपीएससी जी, के बहुत ईमानदार हैं और बहुत फेयर तरीके से हो रहे हैं। और आपने ममता यादव जी की बात की, बिल्कुल। बहुत ईमानदार वो हैं और सोशलिस्ट हैं। वो सोशल साइंस, वो सोशलॉजी से वो टीचर रहे हैं। और मैं मैडम कल भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जब मैंने इंटरव्यू करवाया था अभिनव जी का, कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी रहनी चाहिए, क्या वो पहन के जाएं। तो आप अपने बारे में बताएं मैम, आप क्या पहन के गए थे और कैसी होनी चाहिए एक फीमेल की जो ड्रेस होनी चाहिए। हाँ जी सर, मैं जैसे हम इंटरव्यू देने गए, तो उससे पहले जैसे मेरे पास भी बहुत इस तरह की बात आ रही थी कि साड़ी डाल के जाए, इंप्रेशन अच्छा होता है ये वो। तो मुझे नहीं लगता सर, आप जिसमें कंफर्टेबल है, चाहे वो साड़ी वियर करे चाहे सूट वियर करे, लेकिन वो सोबर हो, लेकिन अपना कंफर्ट लेवल हो। ऐसा ना हो हम साड़ी डाल के चले जाए, वहां हम कंफर्ट फील नहीं कर रहे, हाँ जी। तो शायद हम रिलैक्स होके आंसर भी नहीं दे पाएंगे सर। जी। चाहे सूट डालें, लेकिन वो सोबर हो, अच्छा हो, वो चीज मेरे हिसाब से ड्रेसिंग में होनी चाहिए सर। और जो सैंडल वगैरह है सर, वो ज्यादा शायद आवाज करने वाले हाँ नहीं जी। होने चाहिए। हाँ जी। और सर एक चीज और मैं बताऊंगी, जैसे मैंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मेरे को जैसे बोला, तो मैंने उनसे परमिशन ली, मैं जा सकती हूँ अब। हाँ जी। तो उन्होंने यस बोला। तो जैसे मैं बाहर निकली सर, तो जैसे मैं बाहर निकल रही थी, तो मैंने टर्न करके गेट जैसे मैंने खोला, तो मेरा फेस उनकी तरफ था, तो वो लास्ट मोमेंट तक देख रहे थे कि वो कैसे बाहर गया है कैंडिडेट। मतलब वो पूरा उन्होंने नोटिस की है ये चीज सर। जी मैम, कुल मिला हाँ के तो आप क्या, आप सूट डाल के गए थे मैम? हाँ जी, मैं सूट डाल के गई थी, सोबर प्लेन में, हाई नेक का। जी जी। और हाँ जी, तो उसमें हाँ जी। तो मैम, जब वो हाँ जी। इंटरव्यू कमेटी के सामने आप बैठे थे, आपका लगभग कितना टाइम लिया होगा मैडम उन्होंने? 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा भी सुना है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ था मैम? कितना टाइम लिया था? हाँ जी सर, मेरे करीब 20 से 25 मिनट लगे थे, तो 20 से 25 मिनट तो उन्होंने इंटरव्यू लिया है सर। और क्वेश्चंस कितने होंगे मैम, अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाए तो? तकरीबन तकरीबन
तकरीबन सर, क्योंकि कंटिन्यूअस ही पूछ रहे थे, एक का आंसर दिया तो सेकंड वाले तो अराउंड मुझे लगा कि 25 के आसपास तो जरूर थे सर इतने क्वेश्चन। लगभग 25 हाँ जी क्वेश्चंस सर। का जवाब दे पाना एक काफी लंबा आपका इंटरव्यू रहा है मैम। और मार्क्स पूछना हाँ चाहूंगा जी मैम, सर। मार्क्स कितने आए हैं इंटरव्यू में आपके मैम? सर मेरे मार्क्स है 8.60। वाह मैम, वाह मैम। हाँ जो जी इतने फिजिकल हैं। एजुकेशन है मैम, उसमें जो मार्क्स हैं बहुत कम मार्क्स कैंडिडेट्स के आए हैं, 2 भी आए हैं, 3 भी आए हैं, 5 भी आए हैं। तो आपके 8 पॉइंट समथिंग है, बहुत अच्छा आपका यानी कि इंटरव्यू गया है मैम। तो आपसे पूछना चाहूँगा मैम, आपका जो ये इंटरव्यू का जो भी अनुभव रहा है और जो उन्होंने आपसे क्वेश्चन की हैं, तो आप कह रहे हैं कि बहुत एक्सपर्ट आपको वो लगे। तो जो कैंडिडेट अभी जिनका इंटरव्यू होना है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो चुके हैं, अभी इंटरव्यू होना है, तो हाँ वो जी। किस चीज को मेन लेके चलें? क्या सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या हरियाणा जीके वगैरह जैसे होती है इनके भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो मेनली किसको लेके चलें? सर जीके के क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा ज्यादा पूछ रहे हैं, जैसे मेरे से 3 से 4 वो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कनेक्ट करके पूछे जीके के क्वेश्चन भी। हाँ जी। और दूसरा उसके बाद सर, अगर सब्जेक्ट की नॉलेज तो है सर, वो चीज अलग है। जैसे मैंने कुछ चीजें नोटिस की है कैंडिडेट के, कि हमें वो चीज आ रही है, हाँ जी। लेकिन हम उसकी बैठ के सर बोलने की तैयारी करें, क्योंकि हमें कुछ चीज अंदर आती है लेकिन वो हमारे अंदर ही रह जाती है। जी। तो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए सर हम बोलने के लिए क्वेश्चनिंग करें, हाँ जी। उसके आंसर दें, वो चीज का कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से वहां होना चाहिए, क्योंकि सर रिटर्न अगर क्लियर हुआ है तो कैंडिडेट की हाँ तैयारी जी। तो है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ जी। चाहे शीशे के आगे बैठ के सर तैयारी करे, चाहे सामने किसी अपने नॉलेज वाले बंदे को बिठाए, तो वो क्वेश्चनिंग करे, उसके आंसर जरूर दें सर। क्योंकि मैं एक चीज कहना चाहूँ, क्योंकि पहले मैं भी ये सोच रही थी, नहीं मैंने इंटरव्यू दे रखे हैं तो मैं पढ़ के चली जाऊंगी, हाँ जी। बट उसके बाद मैंने सर तैयारी की थी, और वहां मुझे पता लगा, उस तैयारी का मुझे ये बेनिफिट हुआ, जब मैं शायद सारे उस टाइम बहुत कैंडिडेट डरे हुए थे उस कमेटी से, जी। तो बट मैं वहां जाके बैठी सर, मुझे डर नहीं था, हाँ। ये था। और जो सर क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो शायद और स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके सामने बहुत स्मार्ट बंदे बैठे हैं ऑलरेडी, जी जी। तो उसका बड़ा डिसेंट तरीके से आप सॉरी बोल के स्किप कर दो तो ज्यादा अच्छा है। जी मैम। मैम एक काफ़ी सवाल ये आ रहा है कि जैसे कैंडिडेट जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो वो लैंग्वेज की बात पूछ रहे हैं कैंडिडेट कि हम हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, या फिर चॉइस होती है क्या? कुछ ऐसा आपका क्या अनुभव रहा है मैम? सर ऐसा तो कंपलसरी है नहीं कि इंग्लिश में ही दो, आपको इंग्लिश कम आ रही है बट आप वहां ट्राई कर रहे हैं, तो जी। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में दो। अगर आप जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, उसी में आंसर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने सर हिंदी में दिया था हाँ अपना जी। इंट्रोडक्शन भी, और जो उन्होंने क्वेश्चनिंग, अगर हम जैसे हिंदी में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वो सामने क्वेश्चन भी फिर हमारे से हिंदी में ही पूछे थे सर मुझसे। जी। तो अगर अगर इंग्लिश हमें आ नहीं रही है इतनी अच्छी तरीके से, और हम इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करते हैं अपने हाँ आप जी। को, तो ऑलरेडी इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, फिर वहां कंफ्यूजन होती है सर। हाँ जी। हाँ जी। तो मुझे लग रहा है आप जिस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ है, तो उसी में इंटरव्यू देना ज्यादा अच्छा रहेगा सर। हाँ जी। कॉन्फिडेंस हो सर। और एक सबसे बड़ी बात है सर, अपने आप को मतलब शांत करके बैठे वहां, हाँ और जी। एक उतावलापन ना दिखाए क्वेश्चन के आंसर देने में। जी। और तैयारी अच्छे से सर, जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं, बस वहां पर जब बैठे, मतलब इतना ये ना हो कि नहीं हम कर लेंगे फेस वो चीज, तो जी। उसको अपने आप को पहले प्रिपेयर करके जाएं हाँ सर। जी। मैम काफ़ी बाकी बहुत अच्छे हैं सर एचपीएससी के, जहां वहां इंटरव्यू हो रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है वहां पे, हाँ जी। यूं डरने की जरूरत तो शायद नहीं है। जी। और बस थोड़ा सा पढ़ के और कॉन्फिडेंस से जाए, तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत आएगी जी। सर। मैम काफ़ी सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं कि प्रैक्टिकल कुछ करवा के देख रहे हैं इंटरव्यू में, जैसे ये डेमो टाइप होता है, ब्लैक बोर्ड पीछे रखा है, जैसे फाइन आर्ट वाले बहुत सारे कैंडिडेट ने बताया कि हमसे ड्राइंग पेंटिंग वगैरह करवाई है। तो क्या फिजिकल एजुकेशन में भी ऐसा हुआ है किसी कैंडिडेट के साथ, जहाँ तक आपको पता है, या आप अपना अनुभव बताएं मैम, कोई ऐसा प्रैक्टिकल वर्क जो करवाया हो मैम? हाँ जी सर, बिल्कुल करवाया है। जैसे हमारे सीनियर थे, एक दीदी गए थे साथ जी। में, तो वो बता रहे थे, जैसे वो हॉकी के प्लेयर थे, जी। तो उनसे हॉकी का ग्राउंड बनवाया था सर। ओके मैम। तो वो अप्रोच भी है उनकी। अगर मतलब सर पता है, मैं आपको बताती हूँ कि कैंडिडेट, मेन बात क्या है, हम जो क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग वो कहाँ से क्वेश्चन निकाल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जी।
समझ उसी में से वो क्वेश्चन और पुट करते चले जाते हैं, तो वो हमारे पे भी कहीं न कहीं डिपेंड है कि हम क्वेश्चन कौन से बुलवाना चाह रहे हैं। जी। तो वो वहीं से क्वेश्चन निकालते हैं सर। बहुत अच्छी बात मैम आपने कही है, बहुत डीप बात कही है आपने, काफ़ी हेल्प होगी इस बात से बच्चों की। तो मैम आपका जो ये अनुभव रहा है, अब आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, कि जो कैंडिडेट जो जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, एक मैसेज के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सर मैसेज के तौर पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसके बाद आपकी एक नई लाइफ शुरू होने वाली है। तो अब आप जॉब में आएँगे, तो अपना आगे भगवान बहुत किस्मत वालों को देते हैं सर जॉब। तो आगे जो भी काम करे, बहुत दिल लगा के करे, क्योंकि मैं भी यही कहती हूँ, मैंने हमेशा दिल लगा के काम किया है स्कूल में, तो शायद मुझे वो दोबारा भी जॉब मिली है, मैं यहाँ तक भी दोबारा आई हूँ। तो अपना काम जॉब मिलने पे मेहनत से करें, लगन से करें, तो भगवान साथ देता है सर। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो कविता मैम भी उनमें से ही एक है जो दूसरों की हेल्प का बहुत ध्यान रखती हैं। और पहले जब हम इसमें कंफ्यूज थे कि कैसे पेपर आ रहे हैं, सब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैम ने तब भी लाइव आके हमें बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने इस तरीके का अपना माइंड सेट रखना है। और आपने इनकी संघर्ष का जो जीवन रहा वो तो देखा ही, और बहुत मोटिवेशनल मैं कहूँ, बहुत मोटिवेट आपने किया है अपनी बातों से कविता मैम, और बहुत ही संघर्षशाली आपका जीवन रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, न सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए बल्कि आपकी जो पर्सनल लाइफ रही है उसने भी बहुत ऐसे मोटिवेट मुझे भी किया है और दर्शकों को भी किया है। तो आपसे आगे भी मैम थैंक जुड़े यू। ही रहेंगे हम, और आपने जो ये हेल्प हमारी की है, कैंडिडेट्स की जो मार्गदर्शन आपने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगा। और आपकी जो नई जर्नी अभी शुरू होगी पीजीटी के पद पर, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मैम देना चाहूँगा। थैंक यू मैम आपका। थैंक यू सर। और सर मैं स्पेशली एक चीज बोलना चाहूंगी कि मतलब मैं, ये ऐसा नहीं है कि सर ने मुझे बोला है, बट मैं अपने दिल से बोल रही हूँ कि एक्चुअल में जो बिलीव करने वाली न्यूज है, लगा लो, मतलब मुझे एक पहले ये रहता था कहाँ से न्यूज देखे, तो बट जब से आपकी न्यूज देखती हूँ या कुछ पता करना होता है, तो एक वेट रहता है परवीन सर की न्यूज आ जाए, उसके बाद शायद कोई नीड नहीं होती देखने की, और एक विश्वास सा बनता है, मतलब बिलीव होता है कि यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज है। तो ये चीज आप बहुत अच्छी कर रहे हैं सर, मैं आपको इस चीज के लिए बधाई दूंगी। थैंक यू मैम। ये ऐसा हुआ था मैम, जब हम जाते थे पीजीटी को लेकर के एचएसएससी एचपीएससी, तो हम जो यूट्यूबर हैं उनको बताते थे, तो वो हमें यही कहते थे कि पीजीटी के थोड़े से बच्चे हैं, कोई इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना जब हमसे ही न्यूज़ जाती है हम ही शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही ये स्टार्ट हुआ था यूट्यूब चैनल मैम, और आप लोगों का इतना प्यार मिला। और कविता मैम आप तो मेरे से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से जब मैंने चैनल किया था। तो कोशिश यही रहती है मैम कि एक ईमानदारी से ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करवाऊँ। हालांकि कई बार गलती हो जाती है क्योंकि सरकार की योजनाएं होती हैं, वो थोड़ा डिले हो जाता है उनमें, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है मैम। सर मैं लास्ट में 4 लाइनें कहना चाहूँगी जो कि मैंने खुद बनाई हैं। वो 4 लाइनें ये हैं: ज़िद्दी हूँ मैं, ज़िद लगानी है मुझे, ज़िद्दी हूँ मैं, ज़िद लगानी है मुझे, ज़िद वो नहीं जो नीचे गिरा दे, ज़िद वो लगानी है जो ऊपर उठा दे, ज़िद्दी हूँ मैं, ज़िद लगानी है मुझे। तो इन लाइनों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी ज़िद लगाएं जो आसमान को छूने की हो, वो ज़िद नहीं जो हमें नीचे गिराए।